CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चक्कर क्या है, कहाँ गए आधे से ज्यादा आज ये? कॉलेज की एग्जाम आज, थर्ड ईयर का। ठीक है। अरे इसको क्या बोलते हैं रे? शुष्क बर्फ। जब ये कौन सी अवस्था में हो? ठोस अवस्था में हो। जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है तब इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। क्या बोलते हैं रे? ड्राई आइस। ठीक है। और ड्राई आइस का उपयोग कहाँ करते हैं रे? प्रशीतक के रूप में, अर्थात किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए, ठंडा महसूस कराने के लिए, जहां भी ये शब्द आए उसका अर्थ है कि रेफ्रिजरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है रे? आपका उस वस्तु का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ये कौन सी गैस है रे? रंगहीन। कौन सी गैस है ये? रंगहीन। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और याद रखना रे, कि ये किस में घुलनशील होती है? पानी में घुलनशील है, ये सोल्यूबल है। पानी में क्या होती है? घुलनशील होती है। इसी आधार पर, इस गुण के आधार पर इसका बहुत जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे वातित पेय या जल, सोडा, सोडा एंड शीतल पेय। अब मेरे को ये बताओ, ये तुम लोग जानते होगे पहले तो, इरिटेड वाटर। पेज पलटोगे तब मिलेगा। इरिटेड वाटर, वातित पेय। पहले ये बताओ कि वातित पेय और शीतल पेय दोनों में अंतर क्या है? ये तो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना आप, ठीक है, अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये तो वो है। ठीक है। सोडा आप जानते हो अलग से। इस फिर इस ये कौन सा आ गया भैया? दो ही तो देखे हैं आपने तो। एक तो कोल्ड ड्रिंक देखी है और एक ये देखा है। ये भी देखा आपने? एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक आजकल देखो, एक वो रेड वाली बोतल, एक रेड वाला वाइन आ रही है ना, कौन सी, क्या नाम है उस? सिल्क। हाँ। एक तो वो, या इसका दूसरा तरीका मैं बताऊं आपको, ये कहाँ मिलती है आपको? आपने 5 स्टार होटलों में एक ड्रिंक, वाटर के तौर पे एक ड्रिंक को देते हुए देखो, गिलास में, बड़े गिलासों में देखा है, जिनके ऊपर या तो नींबू की स्लाइस लगी हुई होती है या और कुछ लगे हुए होते हैं, देखे आपने? ठीक है। या एक उसमें एक वो ऐसे वो छतरी वाली वो लगी होती है टूटी, देखिए ना? ठीक है। वो कौन से जल होते हैं रे? वातित पे। ठीक है। अब देखना इसका उपयोग क्या है। सबसे बड़ी बात ये देख लेना कि जो आपकी CO2 होती है ना, यदि आप इसको अत्यधिक दाब के ऊपर किसी जल में, किसी भी पेय पदार्थ के साथ यदि इसको मिला देते हो या छोड़ देते हो, तो ये उसका टेस्ट चेंज कर देती है। ये जो आप अपन जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप एक डायलॉग मारते हो ना, बोले गैस निकलने से पहले पहले पी लो रे। ठीक है। वो कौन सी गैस निकल जाती है? CO2। जब CO2 यदि उससे पूरी निकल गई ना बाहर, तो आप कभी भी एक कोल्ड ड्रिंक के साथ, यदि ये प्रैक्टिकल आपने किया होगा, लगभग सब ने कर रखा होगा, कि अपन मान लो कोल्ड ड्रिंक बच गई, अपन रख देते हैं, अपन सोचते हैं कि फ्रिज में रख देंगे तो खराब नहीं होगी। लेकिन आप यदि उसको देखते हो, जब वापिस उसको यूज करते हैं अपन, तो वो आपको एक तो मीठी लगेगी, लगती है मीठी। ठीक है। दूसरा, उसको यदि आपने टेस्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी हल्की सी खारी भी महसूस होगी, अजीब सा टेस्ट आएगा आपको उसका। ठीक है। हाँ जी सर। हेलो सर जी, क्लास में हूँ। हाँ। तो वो टेस्ट किसकी वजह से बदल जाता है रे? अपना CO2 की वजह से बदल जाता है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। कि किसी भी पेय पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? CO2 का प्रयोग करते हैं। या पेय पदार्थों को भरते समय अत्यधिक दाब के ऊपर कौन सी गैस भरी जाती है? साथ में CO2 भरी जाती है। किस गुण के कारण रे? क्योंकि ये पानी में क्या होती है? आपकी घुलनशील होती है। ठीक है। तो ये इसका पॉइंट याद रखना। दूसरा, ये जो आपका शुष्क बर्फ वाला है, ठोस ड्राई आइस वाला, ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है
कि ड्राई आइस होती क्या है, तो क्या होती है रे आपका, कौन सी फॉर्म इसकी, सॉलिड फॉर्म में जब ये पाया जाता है तो वो कौन सी आइस होती है आपकी, ड्राई आइस कहलाती है। ठीक है, कहाँ उपयोग लेते हैं इसका, प्रतिशत के रूप में, कि जहां भी आपको कोई चीज को ठंडी महसूस करवाना है वो कहाँ, जहां आपको किसको प्रयोग करेंगे आप, इसका प्रयोग करेंगे। एक दो जगह और भी आएंगे आपकी। हाँ, शादी में इसका नहीं करते। हाँ, शादी में आपने एक चीज देखा होगा कि वो जो आजकल स्टेज शो के ऊपर देखो एक गैलरी बनाई जाती है, उसमें वो मटके लगे होते हैं साइडों में, उन मटकों में एक थैली निकाल के लाते हैं और वो बर्फ वो उठा के उसमें बर्फ वो डालता है, बर्फ की सीलियां सी। ठीक है, जो ही वो सीलियां डालता है तो उससे वो धुआं निकलता है। ठीक है, वो छोटी छोटी वो व्हाइट कलर की जो सीलियां डाल रहा है ना, वो क्या है आपकी ठोस CO2 है। क्या है वो, ठोस CO2। ठोस CO2 की एक कंडीशन होती है रे, जब आप इसको यदि छोड़ दोगे ना एक जगह, ठीक है, तो ये अपना आकार तो कम करेगी समय के साथ, लेकिन आपको वैसा आकार कम नहीं करेगी जैसे अपने बर्फ पिघलती है, नॉर्मल बर्फ जो होती है वो पिघलती है, तो आसपास में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पानी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब ठोस CO2 अपना पिघलेगी तो अपना जो क्या नाम पानी छोड़ेगी, ऐसा कोई लेना देना इसका नहीं है। तो लिखो इसमें, लिख देना रंगहीन, रंगहीन व गंधहीन। अगला पॉइंट, यह पानी में, यह पानी में घुलनशील होती है। यह पानी में घुलनशील होती है। अगला पॉइंट, ठोस CO2 को, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग, इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट, वातित पेय, ओब्लिक लगाए जल भी लिख देना रे, क्योंकि एक तरीके से आपको बात बताऊं, इसको अपन, मैं पे लिख रहा हूं क्योंकि कुछ गाइड वाले क्या लिखते हैं, इसको पे लिखते हैं, बाकी ये पे हो नहीं सकता। पेय बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन मिला हुआ होना चाहिए, जो इन दोनों में होता है एक्चुअल में। जो अपन ये वाला जल लेते हैं ना, ठीक है, जो 5 स्टार होटल वाले जो इसे करते हैं, अरे इसका प्रैक्टिकल आपको एक जगह और बता दूं। आजकल दुकानों पे आपको ये बोलते हो कि एक वो देखो मशीन सी लगी होती है जिसमें आपको जिस टाइप की भी शिकंजी पीनी होती है, वो शिकंजी वाले उसमें वो 5-6 नलकियां लगी होती हैं। ठीक है, वो जो सिस्टम है ना, यदि आप कभी उस दुकान में जाने का एंटर यदि मौका मिल जाए तो आप उसके पीछे जाके देखना। ठीक है, आपको छोटे छोटे सिलेंडर लगे हुए मिल जाएंगे, देखे होंगे आपने। उन सिलेंडर, वो सिलेंडर में अत्यधिक दाब के ऊपर क्या भरा हुआ है, अरे पानी भरा हुआ है, किसके साथ मिला के, CO2 के साथ मिला के, और कोई लेना देना नहीं है उसका। कभी आप उसका नींबू पानी पी के देखना, आपको नींबू का तो टेस्ट आएगा ही नहीं उसमें। आप कभी भी पी के देखना, आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप नींबू पानी पी रहे हो। अपन जो घर पे नींबू पानी पीते हैं और उस पानी में क्या होगा, दिन रात का फर्क होगा। उसका टेस्ट आपको अजीब सा लगेगा, यहाँ गले को पकड़ने की कोशिश करेगा। वो गले को जो पकड़ने की कोशिश करता है, अपने गले में ऐसा लगता है ना कि अपन को ठंडा पी रहे हैं, वो किसकी वजह से लग रहा है रे, CO2 की वजह से। और वो CO2 वो भी क्यों लग रहा है, क्योंकि CO2 की क्या किसके ऊपर भरी हुई है, दाब के ऊपर, अत्यधिक दाब के ऊपर, जो मैक्सिमम प्रेशर है उसके ऊपर क्या किया गया है, इसको वाटर के साथ मिलाया गया है। ठीक है, तो लिखो वातित पे ओब्लिक जल, कोमा सोडा जल, और शीतल पे में, और शीतल पे में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वातित पे कोमा सोडा कोमा शीतल पे में कार्बन डाइऑक्साइड
उच्च दाब पर मौजूद होती है, उच्च दाब पर मौजूद होती है। अगला पॉइंट, CO2 का उपयोग, CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। CO2 का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। आगे इसी में चलने देना। छोटे अग्निशामक में, छोटे अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ H2SO4 को मिलाया जाता है। छोटे अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ H2SO4 को मिलाया जाता है। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडों का राजा। सबसे खतरनाक इनमें से कौन सा है, ये है या HCl है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? इन दोनों की एक कंडीशन होती है, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि एक जगह पे बार बार बूंद गिराई जाए तो ऐसी कोई हड्डी नहीं है जिसको ये गला ना दें। और उसी आकार में, जिस आकार की आप बूंद गिराओगे ना, उसी आकार में ये आर पार छेद कर देते हैं व्यक्ति के। हाँ, अमाशय में पाया जाता है। लेकिन इसको अमाशय के आवरण को बचाने के लिए, आप बायोलॉजी पढ़ के आए हो रे, HCl की मात्रा अधिक होने के कारण आपका अमाशय होता है। इसमें मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अभी कि HCl है, ये व्यक्ति को क्या कर देता है, जला देता है। ऐसी कोई हड्डी नहीं जिसको ये गला नहीं सकता। फिर ये अमाशय को कैसे नहीं गलाता? कौन सी झिल्ली, क्या नाम है उसका? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो कोशिका झिल्ली का नाम तूने इंग्लिश में बोल दिया। श्लेष्मा आवरण, कवरिंग ऑफ श्लेष्मा। श्लेष्मा आवरण पाया जाता है जो इसकी इसकी दीवारों के ऊपर रहता है रे, ठीक है, जो आपके अमाशय को क्या बचाता है, किससे? HCl से। यदि ये श्लेष्मा आवरण नहीं होगा तो अमाशय क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक, किसमें? अरे श्लेष्मा हर जगह पाई जाती है। श्लेष्मा सीधी सी बात रे, एक लुब्रिकेंट है ये, एक तरीके का क्या है ये, लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट कौन से होते हैं? लुब्रिकेंट उन्हें कहते हैं जो किसी, या तो वस्तु का आकार आपको मुलायम करना हो, ठीक है, या उस स्थान को क्या करना हो रे, मुलायम करना हो, ठीक है। तो जहां से भी यदि मुलायम होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, वहां कौन सी वस्तु पाई जाती है, श्लेष्मा लुब्रिकेंट पाया जाएगा वहां, और कोई ऑप्शन नहीं है उसमें, ठीक है। तो अपने बॉडी के अंदर अपने को बाहर दिखता नहीं है, नाक वाला श्लेष्मा तो आपको दिख जाता है। इसके अलावा पूरी बॉडी में अपने को एक दूसरे भाग पे घर्षण कम हो, ठीक है, उस घर्षण को कम करने के लिए लगभग क्या पाया जाता है, आपका श्लेष्मा आवरण लगभग आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो अपने, ये लिख दिया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसको मिलाया जाता है रे, H2SO4। H2SO4 का नाम क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। गाड़ियां होती हैं उनमें कौन सी गैस निकलती है रे, हानिकारक प्रदूषक के रूप में, ठीक है, कौन निकलता है, आपकी CO2 निकलती है, ठीक है, जो किसका कारण बनती है रे, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो लिख दो अगला पॉइंट, CO2 वाहन द्वारा, CO2 वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख हानिकारक गैस है, उत्सर्जित प्रमुख हानिकारक गैस है जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है।
दोबारा बोलो। CO2 वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख हानिकारक गैस है जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। मीनाक्षी आज कितने दिन से आए हो? तो जो ये अभी टॉपिक चल रहा है ना, इसमें कुछ शब्द आपको आगे दोबारा परेशान करेंगे। तो आवर्त सारणी के नाम से मैं डेली क्लास डालता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। अपनी यहाँ वाली क्लास ही आती है, तो आप वहां से इसको कवरिंग कर लेना, ठीक है। शायद आज कौन सी क्लास है रे इसकी? 4 हो गई शायद पहले। बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 4 क्लासें पहले हो चुकी हैं, ये 5वीं क्लास है। तो वो 4 क्लास आप पहले लिखोगे तभी आगे वाली कहानी समझ में आएगी, नहीं आपको परेशान करेगी इसकी। हाँ, एक लिखो रे कार्बोजेन। इसी CO2 का एक छोटा सा पार्ट है, वैसे कोई अलग नहीं है। देखो कार्बोजेन लिख देना। इसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में करते हैं। इसका उपयोग रेस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन, इसका उपयोग आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में करते हैं। अब देखो रे, इस कार्बोजन में होता क्या है? 95% तो क्या होती है रे? O2। और 5% कौन होता है इसमें? CO2। तो इसका केमिकल कंपोजिशन लिख दो कि 95% तो क्या होगा इसमें? O2, और 5% क्या होती है आपकी? CO2। हेडिंग लगाओ रे, सिलिका। सिलिका या सल्फर डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब इसके नाम से आपको फॉर्मूला पता लग गया होगा, SiO2, सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कोई अन्य नाम बताओ रे इसका? बस सर, अन्य नाम तो आपने साथ में इधर लिख दिया, सिलिका। इसका अन्य नाम देखो रे, इसको एक अन्य नाम से जानते हैं जिससे आप इसको जानते हो पहले से, क्वार्ट्ज। किस नाम से जानते हैं इसको? क्वार्ट्ज, ठीक है। दूसरी बात, यह सिलिकॉन व ऑक्सीजन की चतुष्फलकीय संरचना होती है रे। कौन सी संरचना होती है? चतुष्फलकीय, ठीक है। चतुष्फलकीय संरचना होती क्या है मेरे को बताओ एक बार। कौन सी संरचना चतुष्फलकीय है? ऊपर वाली में और नीचे वाली में फर्क क्या है? ये एंगल है ना यहाँ वाला, ये कितना डिग्री का होना चाहिए? 102 डिग्री का होना चाहिए। वो संरचना कौन सी होती है रे? चतुष्फलकीय संरचना होती है, ठीक है। ये चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता कौन है कार्बन में?
कार्बन में चतुष्फलकीय संरचना किसकी होती है? कार्बन के जो अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, उनमें चतुष्फलकीय संरचना किसकी है? ग्रेफाइट की तो परतदार होती है, हीरे की। किसकी संरचना होती है रे? हीरे की। ध्यान रखना, एक चीज आपको बता देता हूं आज ही, जिस भी कंपाउंड की, जिस भी यौगिक की, जिस भी तत्व की संरचना कैसी हो रे, चतुष्फलकीय हो, वो कठोर होगा। कवार्ज कैसा होता है? कठोर होता है। हीरा कैसा होता है? कठोर होता है। तो जो जितने अत्यधिक कठोर होते हैं उनकी संरचना कैसी पाई जाएगी रे? चतुष्फलकीय पाई जाएगी, क्योंकि चतुष्फलकीय संरचना में वैलेंसी खाली नहीं रहती, तथा यह संरचना किसी भी दूसरे तत्व को की भांति, यानी किसी दूसरे तत्व के साथ आप इसका तुलना करोगे तो आपको क्या होगा कि इसकी संरचना में अत्यधिक क्या मिलेगा? स्थायित्व मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन की क्या होती है रे? चतुष्फलकीय संरचना होती है। दूसरा, कवाड़ की कंडीशन होती है रे, दाब विद्युत है। अब दाब विद्युत का सुनो का अर्थ क्या हुआ? दाब विद्युत यानी विद्युत का तो अर्थ हुआ कि विद्युत का क्या होता है रे? ये सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। दाब का अर्थ हो गया रे कि ये अत्यधिक दाब को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। दोनों कामों में क्या है? ये अत्यधिक है, सुचालक है, अर्थात चालकता भी मैक्सिमम दर्शा रहा है, और दाब भी क्या दर्शाता है रे? मैक्सिमम दर्शाता है। दर्शाने का अर्थ हुआ कि आप ये दाब को मैक्सिमम सहन कर सकता है। दूसरा, इसकी एक कंडीशन और होती है सिलिका की, यह मृदु जल में घुल जाती है रे। जो मृदु जल होता है, मृदु जल कौन सा? सॉफ्ट वाटर, अर्थात शुद्ध जल। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी? ये सोल्यूबल रहता है आपकी सिलिका। दूसरा, मेरे को एक बात बताइए रे, 1 लीटर में कितनी मात्रा होनी चाहिए बाइकार्बोनेट की? ठीक है, कि वह चीज शुद्ध मानी जाएगी? आप कौन से कठोर वाटर को आप कौन से कठोर वाटर को 1 लीटर के हिसाब से उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए, जिस हिसाब से आप उसको क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति के लिए क्या है रे? फायदेमंद है। 60 ml। कितनी होनी चाहिए रे? 60 ml। बाकी तो ऐसे देख रहे हैं, मुझे पूछ क्या रहा है? जब मैंने आपको हाइड्रोजन और जल के विशिष्ट गुण पढ़ाए थे अलग से, तब ये नोट लगा के मैं लिखवा के आया था आपको कि 1 लीटर के हिसाब से एक जो आपका जल होता है उसमें कितनी मात्रा हो, यदि 60 ml तक मात्रा उपस्थित है तो वो जल आपके लिए क्या माना जाएगा रे? शुद्ध माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, जो जितने भी रतन होते हैं ना रे, रतन, वो लगभग किसके बने होते हैं? सिलिकॉन डाई ऑक्साइड के। ठीक है, जो भी आप पुखराज जितने भी आप बोलते हो, उनमें लगभग क्या पाया जाता है? आपका सिलिका पाई जाती है। ठीक है। दूसरा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं रे? काटने में नहीं करते इसका। किसी भी कांच जैसी वस्तु को अत्यधिक स्थायित्व प्रदान करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? अपन सिलिका का प्रयोग करेंगे। एक चीज देखना रे, आपने कभी एक चीज का प्रैक्टिकल किया हो तो आप किसी चीज को जलाते रहो, दूर छोड़ो, आप पॉलीथीन को जला के देख लेना, कभी प्रैक्टिकल करके देखना। पॉलीथीन को जलाना, और पॉलीथीन को जब जलाओगे तो आप उसमें मिट्टी डाल देना। क्या कर देना? मिट्टी डाल देना। अब जब वो ठंडी हो जाए तब देखना कि वो चीज आपको ज्यादा कठोर मिलेगी, अर्थात उसने स्थायित्व किसने प्रदान कर दिया? आपकी सिलिका ने। क्या कर देता है? ये आपको अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो लिखो पहला पॉइंट इसका है। हाँ, सीमेंट में काम आती है सिलिका। लिखो, अन्य नाम लिख दो पहले तो। कवार्ज, कवार्ज अदर नेम में। अगला पॉइंट, यह सिलिकॉन व ऑक्सीजन की चतुष्फलकीय संरचना वाला खनिज है। यह सिलिकॉन व ऑक्सीजन की चतुष्फलकीय संरचना वाला खनिज है। अगला पॉइंट, चतुष्फलकीय संरचना वाला खनिज है। अगला पॉइंट, क्वार्ट्ज
दाब विद्युत पदार्थ है। क्वार्ट्ज दाब विद्युत पदार्थ है। कोष्टक में लिख दो रे। अत्यधिक दाब सहनशीलता, नहीं अत्यधिक मत लिखो, दाब सहनशीलता एंड सुचालक। प्रेशर ऑफ स्ट्रेंथ एंड गुड कंडक्टर। अगला पॉइंट, यह मृदु जल में घुलनशील होता है। यह मृदु जल में घुलनशील होता है। अगला पॉइंट, पुखराज। पुखराज पुखराज ऐसे देख रहे हो जैसे पहली बार सुन रहे हो। लोग पहनते नहीं है पुखराज। लिखो पुखराज क्लोरीन एवं एल्यूमिनियम का एक सिलिकेट है। पुखराज क्लोरीन व एल्यूमिनियम का एक सिलिकेट है। अगला वर्ण लेखन, लेटर राइटिंग। वर्ण लेखन में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल, वर्ण लेखन में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सिलिका जेल, क्योंकि सिलिका जेल अक्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय, सिलिका जेल अक्रिस्टलीय व छिद्रपूर्ण होता है। सिलिका जेल अक्रिस्टलीय व छिद्रपूर्ण होता है, जिसके कारण यह वर्ण लेखन को सुखाने का कार्य करता है। जिसके कारण यह वर्ण लेखन को सुखाने का कार्य करता है। दोबारा सुन लो पूरी लाइन। वर्ण लेखन में सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। सिलिका जेल एक अक्रिस्टलीय व छिद्रपूर्ण क्या है, पदार्थ है, जो क्या करता है, वर्ण लेखन में सुखाने का कार्य करता है। ये लाइन आपको समझ में आई रे? हैं? तुम डेली करते क्या हो? यही तो काम करते हो। इस लाइन को एक बार दोबारा पढ़ो, सोचो आप डेली इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रहे हो। डेली क्या अभी कर रहे हो? इस लाइन को लिखने में किया है, आप पेन से लिख रहे हो। ये क्या है? लेटर राइटिंग तो है, एक वर्ण लेखन है। जो आपकी इंक आती है इसमें किसको मिलाया जाता है? अरे सिलिका जेल को मिलाया जाता है। कुछ अपने लिखने के बाद में आपकी इंक सूख जाती है ना, ठीक है, तो पेपर से हटती नहीं है बाद में। वो किसकी वजह से नहीं हटती रे? सिलिका जेल की वजह से नहीं हटती। मैंने कोई नई बात नहीं लिखवाई, बस मैंने इसको साइंस की लैंग्वेज में लिखा दिया, इसलिए आपको ये कंफ्यूज कर गई। बाकी आप डेली कर रहे हो ये काम। क्या इस लाइन को खुद को लिखने में कार्य क्या किया आपने? वर्ण लेखनी तो किया है मैंने, इसलिए तो इसकी इंग्लिश बोली थी कि भाई कोई दिमाग लगाएगा कि लेटर राइटिंग। मैंने इसकी इसमें इंग्लिश इसीलिए बोली थी कि लेटर राइटिंग क्या होती है, तो लेटर राइटिंग यही तो होती है, और होती क्या है। हाँ, अगला पॉइंट,
किसको? केशिका का कार्य कहाँ हो गया? केशिकत्व का कार्य बताऊं क्या होता है? जो इसकी निब आती है, निब में एक, ये आपने केशिकत्व पढ़ा नहीं है मेरे से, इसलिए आपको ये थोड़ी सी दिक्कत है। केशिकत्व में आगे मैंने लिखवाया, आगे आपको नोट लगा के याद हो तो देखो, इंक बाहर आती है तो जिब, अपनी जो जिब आती है इंक वाली, उसके बीच में काट आती है ना, वो काट क्यों आती है? कि वो केशिकत्व का कार्य करती है, जिससे इंक क्या आ सके, बाहर आ सके। वो बाहर, इंक को बाहर लाना केशिकत्व का कार्य है, लिखना केशिकत्व का नहीं है। हाँ, वो सोख लेती है, वो केशिकता जिस वजह से सोखती है, लेकिन वो एक जगह से दूसरे स्थान पे क्या कर रही है, उस चीज को प्रोवाइड कर रही है, ना कि लिखने का कार्य करवा रही है। लिखने का कार्य किसके द्वारा होता है? अपन वर्ण लेखन के, लेटर राइटिंग के द्वारा करते हैं। हाँ, अगला पॉइंट, वो तो सीधा सा देख लो ना, इसका एग्जाम्पल आपको मैंने लिखवाया हो कि एक तौलिए का सिरा आप बाल्टी में डबो दो और दूसरे को क्या कर दो, बाहर छोड़ दो, तो कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा गीला हो जाता है, क्योंकि तौलिए में क्या बन जाती है रे, तागे के रूप में केशिकाएं पाई जाती हैं, केशिकत्व पाया जाता है। वो केशिकत्व एक जगह से दूसरे स्थान पे क्या करता है, पानी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट, इसमें लिख देना, घड़ी में, घड़ी में, घड़ी में कवार्ज क्रिस्टल का कार्य है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। अगला पॉइंट, दूध या पत्थर, मिल्क स्टोन, दूध या पत्थर का उपयोग मणि पत्थर के रूप में किया जाता है। दूध या पत्थर का उपयोग मणि पत्थर के रूप में किया जाता है। अगला, ओपल, परल तथा पुखराज, तथा पुखराज रतन है, रतन है। इस लाइन को स्टार लगा लो रे, इस लाइन को स्टार लगा लो। देखो, ये तो आपका क्या नाम सुना हुआ है, इसलिए आपको क्या होता है, दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये दो नाम अपने सुने हुए नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रत्न है, नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने आपको कल दो नाम और लिखवाए थे। पहला, दो नहीं तीन लिखवाए थे, रूबी, नीलम रूबी, एंड एक और था सफायर। याद है तीनों? ये तीनों रत्न नहीं है रे, ये तीनों रत्न नहीं है, ये स्टोन है। ये चीज ध्यान रख लेना, ये पत्थर के रूप में कार्य करते हैं। ये चीज आप दिमाग में रख लेना, स्टोन और रत्न में क्या होता है, फर्क होता है, फर्क है इनमें दोनों में। इसलिए मैं आपको अलग लिखा रहा हूं कि रत्न की कैटेगरी में ये तीन आते हैं, ये तीनों रत्न की कैटेगरी में नहीं आता। नीलम होता है ना, नीलम, नीलम का पत्थर बोलते हैं, नीलम का रत्न कभी नहीं बोला जाता। नीलम की एक खासियत होती है, यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, कि नीलम यदि किसी व्यक्ति को सूट कर जाए, सूट करने का अर्थ हो गया कि उसके शरीर पे जचता हो नीलम। नीलम वो किस में धारण करते हैं, अंगूठी में धारण करते हैं। यदि किसी के शरीर पे जचता हो ना नीलम, तो उसका भाग्य बहुत जल्दी बदलता है। लेकिन यदि जचता नहीं है, फिर नीलम पहन लिया है, तो वो ऐसी लंका लगाता है जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। नीलम दो तरीके का आता है, एक नीलम आता है जो आप नॉर्मल पहनते हैं अपन, आपको नॉर्मल मिल जाएगा।
एक नीलम ऐसा आता है जिसमें एक वाटर की बूंद होती है, जल बूंद होती है, वो जल बूंद क्या रहती है रे, घूमती रहती है। ठीक है, नीलम सर्वाधिक होता कहाँ है, इंडिया में। अब इतना नहीं पता मेरे को महंगा कौन होता है, रूबी होता है कि नीलम होता है, मैंने दुकान नहीं खोली। मेरे को इतना पता है जो वाटर नीलम आता है वो मिलता नहीं है पहली बात तो। देखो इसका एक तरीका है याद करने का, जहां नदियां बहती हैं वहां आपको नीलम मिल जाएगा। दूसरा, वाटर नीलम अब तक तो भारत में भी कहीं खोजा गया है, तो जेएंडके में खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है रे, जेएंडके में। ठीक है, अभी देखो जगह का नाम मेरे दिमाग में थोड़ा सा आउट हो रहा है, मेरी याद आने तो मैं आपको बता दूंगा। डोडा, डोडा डिस्ट्रिक्ट। जो है आप जम्मू, जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से जाके चनैनी टनल को क्रॉस करोगे तब डोडा डिस्ट्रिक्ट आएगा। जेएंडके का तो मैं पूरा मैप बना सकता हूँ यहाँ बैठा बैठा। हाँ, तो यहाँ तक की बात होगी, अगला पॉइंट लिखो रे। हाँ, मीनाक्षी, जब फिजिक्स पढ़ा रहा था तब आए थे ना। आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा था मेरे से या नहीं पढ़ा, पढ़ा था ना। क्वेश्चन का आंसर दे दो। एक नोट लगवाया था वहां पे, वहां इसका प्रयोग हो रहा था, वो नोट बता दो कौन सा है। सिलिकॉन का इसका मैंने प्रयोग लिखाया था आपको, सिलिका का। जो लोग में से फिजिक्स पढ़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर, उसमें मैंने एक नोट लगवाया था आपको, जिसमें ये लिखवाया था मैंने आपको कि सिलिका का प्रयोग इन इन चीजों में किया जाता है। सेम नोट यहाँ वापिस आ गया है। किसमें, वो तो आईसी के अंदर आप ट्रांसफार्मर बना नहीं सकते, बाकी सारे चीज उपकरण क्या करे जा सकते हैं, अरे बनाए जा सकते हैं। ये लाइन थी, वो तो आईसी वाली लाइन थी वो तो, कि आईसी में ट्रांसफार्मर को छोड़कर अपन क्या कर सकते हैं, अरे सभी उस उपकरण उसमें बना सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर आईसी में नहीं बना सकता। ये लाइन थी वो तो। हाँ, इतना मैं ये कहता हूँ कि आप पहुंच गए हो उसके पास में, जो मैं चीज पूछना चाह रहा हूँ। अब आपको दिमाग लगाना है कि सिलिका का या सिलिकॉन का उपयोग कहाँ कर रहे थे अपन। यदि आपको याद हो तो मैंने एक नोट लगवाया था कि सिलिका का उपयोग सौर पैनल के निर्माण में तथा आईसी के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो सेम लाइन यहां वापस लिखो दो। देखो, सिलिकॉन का उपयोग, सिलिकॉन का उपयोग सौर पैनल, आपको याद हो तो मैंने जब सौर पैनल में एक लाइन और लिखवाई थी कि विश्व के सारे सौर पैनल में लगभग किसका उपयोग किया जाता है, अरे सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जर्मेनियम का उपयोग नहीं करते हैं। याद आ रही है अभी लाइनें, तो वही लाइनें यहाँ दोबारा आ रही हैं। सिलिकॉन का उपयोग सौर पैनल, कोमा आईसी, इंटीग्रेटेड चिप तथा प्रकाशीय उपकरण में किया जाता है। सौर पैनल, कोमा आईसी, कोमा प्रकाशीय उपकरण में किया जाता है। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चिप। मैंने कहा था याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। दूसरा, अभी जैसे ममता ने एक क्वेश्चन बताया था, ये क्वेश्चन आपका बार बार आया हुआ है कि आईसी में आप क्या नहीं बना सकते हो रे, ट्रांसफार्मर नहीं बना सकते हो। बाकी जितने भी उपकरण होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में, ठीक है, वो सारे के सारे किस में बनाए जा सकते हैं, आईसी में बनाए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी इसमें ट्रांसफार्मर नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात और याद कर लेना, दोबारा कह रहा हूं अब, कि सौर पैनल मुख्यतः सारे किसके बने हुए होते हैं रे, सिलिकॉन के ही बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के ही बने होते हैं। तो ये चीजें देखो दोबारा आ गई हैं उठ उठ के। अब आप चीजें पढ़ते नहीं हो रे। हाँ, तो चिप बोल दो, सर्किट बोल दो, बात तो एक ही है। मैंने सी का चिप बोल दिया, सर्किट बोल दो, बात एक ही है, दोनों कोई दिक्कत नहीं। अपन आईसी चिप ही तो बोलते हैं इसको।
इसलिए मैंने चिप बोल दिया अपन, वैसे इसका सही नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। हाँ, अगला पॉइंट लिखो रे। लिख देना सिलिका, सिलिका नहीं, सिलिकेट, सिलिकेट। सिलिकेट व सिलिका अम्ल, सिलिकेट व सिलिका अम्ल धातु के व्युत्पन्न है, धातु के व्युत्पन्न डेरिवेटिव, धातु के व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव ऑफ मेटल्स। इसका फॉर्मूला लिख दो रे, H3SiO2, अरे H4SiO4, और इसका लिख दो SiOH4, कोष्टक में, कोष्टक बंद करना पहले, OH टोटल 4 है। हाँ रे, इन दोनों में फर्क क्या है? चार 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 चार, यह हाइड्रोक्साइड है, बस ये याद रख लेना, क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना स्थान क्या कर दिया है, परिवर्तित कर रखा है। यहाँ केमिकल कंपोजिशन में क्या है, बॉन्ड बनाना ही तो सब कुछ है। यदि बॉन्ड ने अपना स्थान चेंज कर लिया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं रे, चेंज हो जाती हैं। यदि जैसे मान लो आप आगे आगे अपन जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहां 3 बॉन्ड आएंगे रे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जिस यौगिक में सिंगल बॉन्ड है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं। जिसकी क्या है, डबल बॉन्ड है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग होती हैं। और जिसकी ट्रिपल बॉन्ड है उसमें क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ये क्या है रे, एन, ये कौन सा है, इन, और ये कौन सा है, आइन, ठीक है। इसके लिए तो जो परफिक्स का उपयोग करते हैं वो क्या आपका एन, इसके लिए किसका करते हैं, इन, और इसके लिए किसका करते हैं रे, आइन। हाँ, संतृप्त एंड असंतृप्त यौगिक। हाँ, सिर्फ एक यौगिक कौन सा आपका, संतृप्त यौगिक है। संतृप्त यौगिकों की कंडीशन क्या होती है रे, जिनमें सारे के सारे क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे कौन से यौगिक कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। और जिन यौगिकों में सिंगल बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कौन से होते हैं रे, असंतृप्त होते हैं, ठीक। एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक का अर्थ हो गया रे कि बेंजीन की संरचना क्या होनी चाहिए, उसमें उपस्थित होनी चाहिए अनुनाद, रिजोनेंस की घटना क्या होनी चाहिए, पॉसिबल होगी, तभी वो क्या होगा रे, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक की 2 तरीके की कंडीशन होती है ना, ना साइक्लो वाले तो अलग हो जाएंगे। साइक्लोहेक्सेन की बात कर, देखो साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक कहां से हुआ, साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। आपने साइक्लोहेक्सेन बोला है, बेंजीन की कंडीशन क्या होती है, एक छोड़ के क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और ये क्या करते रहते हैं, अपना स्थान परिवर्तित कर रहते हैं। और ये जो परिवर्तित करने की घटना है ये क्या कहलाती है, अनुनाद, रिजोनेंस कहलाती है। और जिस यौगिक में रिजोनेंस पाया जाता है ऑर्गेनिक में, वो क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है। क्या होता है रे, अधिक स्टेबल होता है। इसी कारण बेंजीन की संरचना में आप कभी हमेशा जब बनाते हो नॉर्मल तौर पे तो बीच में क्या बना देते हो रे, गोला बनाते हैं। क्या हमें नहीं पता कि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन कहाँ है, ठीक है, इसलिए अपन क्या बनाते हैं, उसमें डबल बनाते हैं। एरोमेटिक की कंडीशन होती है, एरोमेटिक ये भी है, देखो रे ये बीच में कहां से आ गई आज, ये भी एरोमेटिक है, अपने स्थान चेंज करते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल होता तब भी एरोमेटिक होते हैं। यदि आपको संरचना का पता नहीं हो कि डबल बॉन्ड की, जैसे मान लो
अपन आईपीएससी का नामकरण करते हैं और अपने को किसी ने ये नहीं कह रखा कि 1/3 इन 1/3 की इन की पोजीशन अपने को अगले ने नहीं बता रखी है कि भाई कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा। तो आप बॉन्ड यदि 1/3 नहीं बोलेगा अगला तो आप बॉन्ड कहाँ लगाओगे, कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि अपने पास सारी की सारी क्या है रे, छूट है, क्योंकि अगले ने उसकी बॉन्ड की क्लियर पोजीशन अपने को नहीं बोली है। इतनी तो आती नहीं है जहां जितनी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ अगला पॉइंट लिखो रे इसमें। हाँ, हेडिंग लगाओ शीशा, लेड, पीबी। किसी भी नाम से इसकी प्रतीक नहीं आ रहा ना, इसका तो पीबी है, जो इसका सिंबल है वो किसी के नाम से भी नहीं आ रहा, ना शीशा के नाम से आ रहा ना लेड के नाम से आ रहा। तो इसे कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है इसे, इसका लैटिन वर्ड लैटिन नाम पलम्बम। किससे लिया हुआ है रे, पलम्बम से। स्टार लगा लेना रे, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। तीसरा लिखा रहा हूं आपको ये मैं, नेट्रियम, केलियम एंड पलम्बम। नेट्रियम किसका था, सोडियम का। केलियम किसका था, पोटेशियम का। और ये किसका है, लेड का। याद रखना, 3 लिखवा चुका हूं अब तक, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं रे, बहुत बार। ये धरती का सबसे खतरनाक तत्व है पहले तो। किसी को मारना हो तो बेहतरीन चीज है। क्या है रे, बेहतरीन चीज है। इसका अयस्क गेलिना। इसका अयस्क कौन होता है रे, गेलिना। सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है इसका ये। ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीजें समझ लो इसके एक बार। पीबी की एक कंडीशन और होती है रे, पीबी जो पहले भारत में, आज तो नहीं हो रहा इसका प्रयोग, भारत में पहले जो पेट्रोल आता था उसमें किसकी मात्रा मिलाई जाती थी रे, सीसा, लेड की मात्रा मिलाई जाती थी। आज के दिन इसको बंद कर दिया है। आज जो भारत में पेट्रोल यूज होता है वो शीशा रहित होता है। कारण है, शीशा जब वायु प्रदूषण में जाता है तो क्या करता है रे, मस्तिष्क का कैंसर पैदा करता है ये। और मस्तिष्क का, ब्रेन का कैंसर होने की वजह से, ठीक है, ब्रेन का कैंसर होने की वजह से इसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो भारत में अब शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी कंडीशन, अपन जो मैगी और चॉकलेट खाते हैं रे, दोनों में किसकी मात्रा पाई जाती है, दोनों में किसकी मात्रा पाई जाती है, शीशे की। इसी कारण देखना, जो मैगी और चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, ठीक है, यदि आप वो आपके साथ रहते हैं रेगुलर, तो उसके किसी ना किसी टाइम पे कैंसर की संभावना बढ़ जाती है शरीर में। जो भी मैगी और चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, ठीक है, तो उनमें जो आप एक एक्चुअल आपको एक बात बता देता हूँ, जो डार्क चॉकलेट को छोड़ देते हो, आपकी डार्क चॉकलेट आप खाते हो तो उसका टेस्ट नहीं आता आपको। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई जहर खिला रहा है हमें, है ना। और कभी भी डॉक्टर यदि आपको प्रीफर करता है तो कौन सी चॉकलेट प्रीफर करता है रे, डार्क चॉकलेट प्रीफर करता है। क्यों, क्योंकि उसमें शीशा नहीं पाया जाता। इसके अलावा धरती की आप कोई भी चॉकलेट खा रहे हो जो आपको मीठी लगती है, उसमें किसकी मात्रा है, शीशे की मात्रा है। ठीक है, तो आगे से आज से सोच समझ के खाना। दूसरा, एक कंपोनेंट होता है रे, एमएसजी। कौन सा कंपोनेंट होता है, एमएसजी। ठीक है, इसका नाम है पूरा, मोनो सोडियम
ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इस टॉपिक, इस एमएसजी की वजह से यदि आपको याद हो तो कुछ समय के लिए मैगी को बैन कर दिया गया था, याद है? इसकी वजह से बैन किया था। ये सबसे बेकार यौगिक है और ये प्राकृतिक तौर पे एक चीज में पाया भी जाता है। और देखना, जो यदि सही तरीके का कोई व्यक्ति है जिसको नॉलेज होता है, ठीक है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रख के चलता है, वो कभी भी कच्चा टमाटर नहीं खाता। कच्चे टमाटर से खाने से प्रीफर आपको, डॉक्टर ये कहते हैं कि आपको टमाटर नहीं खाना चाहिए कच्चा, रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? अरे एमएसजी पाया जाता है। ये एमएसजी कैंसर का कारण बनता है। अरे प्राकृतिक रूप में यदि किसी में पाया जाता है तो टमाटर में पाया जाता है। पके हुए टमाटर ही खाने चाहिए। कच्चा टमाटर जो भी खाते हैं उनके दिक्कत होती है। और यहाँ तक ये क्योंकि टमाटर के जो बीज होते हैं ना, आप कभी भी एक चीज देख लेना रे, आप सब्जी को कितना ही पका लेना, बीज है ना, बीज वो ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे हाथ हिलाते रहेंगे, हेलो हम यही हैं। इसी कारण देखना, जो टमाटर कच्चा खाते हैं, जो बच्चे छोटे टमाटर खाते हैं, उनके जीवन में एक बार पक्की पथरी पड़ती है। ठीक है, तो मैगी है ना, मैगी यदि कायदे से सोचा जाए तो ये धरती का सबसे बेकार चीज है। रियल बता रहा हूं। कभी भी एक काम कर लेना, आप मैगी को पानी में डालना, ठीक है, और जो आपका कोई दोस्त हो जो कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो उसे एक बार बोल देना, यार एक बार सूक्ष्मदर्शी ले आ छोटे वाला, और एक बार सूक्ष्मदर्शी से मैगी को देख लेना, एक बार देख लेना। आप ये कहोगे कि क्या खा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये चीजें आप लिखना शुरू करो अब अपने। हाँ, लैटिन नाम लिख दिया। चलो लिखो, अयस्क लिखो रे इसका, गेलिना। गेलिना का फॉर्मूला लिख दो रे, पीबीएस। कहाँ गया गेलिना? ये रहा, पीबीएस। 2 एस कोड लिख दो उसके, एक तो लिख दो शेरुसाइड। आप एक याद रख लेना बस, ये गेलिना वाला शेरुसाइड। एक लिख दो एंगली साइड। शेरुसाइड एंड एंगली साइड। लेकिन गेलिना वाले को स्टार लगा लो रे, ये आपको 101% याद होना चाहिए। मैंने आपको जैसे जहां जहां मैं एस्क लिखा के आ रहा हूं, जैसे आपको मैंने लिखवाया था सोडियम का कौन सा, टॉप नंबर पे बोरेक्स, 2 नंबर पे चिली साल्ट पीटर। ये दोनों आपको सोडियम के तौर पे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसके बाद किसके लिखवाए थे रे? पोटेशियम में क्या लिखवाया था? एक तो फिटकरी, कार्ने लाइट, जो सबसे मैन है सकता वो तो बोल ही नहीं रहे हो। कौन सा था रे? कार्ने लाइट। और कौन से थे? बॉक्साइड किसका था? एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो आपको जो ये एस्क में लिखा के आ रहा हूँ और जिन पे मैंने आपको ये कहा है कि आपको ये तो याद होना ही चाहिए। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था? Na2B4O7। ठीक है, एक एक और लिखवाया था मैंने, बोरिक अम्ल, H3BO3। किसका था? बोरिक किसका एस्क था ये? बोरोन का। मैंने आपको बोरिक अम्ल के बारे में कहा था कि बोरिक आपको एक एसिड लग रहा है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये अयस्क नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको याद रखना कि बोरिक अम्ल क्या है, एक अयस्क है। किसका? बोरोन का। तो ये चीजें याद करो, रेगुलर पढ़ा करो रे। हाँ, लिख दिए ये तीनों अयस्क। अगला लिखो, लिख देना वर्तमान में,
वर्तमान में लेड रहित, शीशा रहित, वर्तमान में लेड रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में लेड रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि लेड मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। क्योंकि लेड मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। TeL बराबर टेट्रा एथिल लेड प्लस पेट्रोल। ये कौन सा पेट्रोल है रे? लेड सहित। अर्थात आपको आज के दिन ये पूछ ले कि आज वाला जो पेट्रोल है वो कौन सा है, लेड रहित है ना, तो उसमें कौन से यौगिक का उपयोग नहीं करते, तो किसका नहीं करते? टेट्राएथिल लेड का उपयोग नहीं करते हैं, अर्थात TeL का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए मैंने आपको ये लाइन लिखवाई है कि पहले कौन सा उपयोग किया जाता था, अब कौन सा उपयोग करते नहीं है। तो इस यौगिक को याद रख लेना, टेट्राएथिल लेड का पहले प्रयोग किया जाता था, आज के दिन इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट लिख देना, लेड लेड शहर की हवा को प्रदूषित करता है। लेड शहर की हवा को प्रदूषित करता है, इससे कैंसर होता है। अगला पॉइंट, वायु में उपस्थित लेड के कारण, वायु में उपस्थित लेड के कारण पलम्बिज्म, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वायु में उपस्थित लेड के कारण पलम्बिज्म नामक रोग हो जाता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इफेक्टिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। हाँ ले रहे हूँ। ठीक है, कति बेचतानी, ठीक। हाँ, अगला पॉइंट लिखो रे, मैगी और चॉकलेट में लेड पाया जाता है। मैगी व चॉकलेट में लेड पाया जाता है। अगला पॉइंट, लेकिन मैगी में लेकिन मैगी में MSG, कोष्टक में लिख दो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मैगी में MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजीनोमोटो, या अजीनोमोटो पाया जाता है, जो अजीनोमोटो पाया जाता है जो स्वाद बढ़ाने का कार्य करता है, टेस्ट, जो स्वाद बढ़ाने का कार्य करता है, इंक्रीज ऑफ टेस्टिंग। अगला,
टमाटर व मशरूम में, टमाटर व मशरूम में प्राकृतिक एमएसजी पाया जाता है। टमाटर व मशरूम में प्राकृतिक एमएसजी पाया जाता है। एक छोटी सी हेल्डिंग लगाओ रे, शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर क्या होता है रे? कौन सी धातु? मिश्र धातु। किसकी? लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन। मिक्स्ड मेटल, लेड एंड टिन। यूज, उपयोग सोल्डर का। ना 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 ना, इसके नाम से तुम लोग वहीं जा रहे हो कि सोल्डिंग करने, जहाँ आपको मैंने कल लिखवाया था टांका मारने में, वहां नहीं है इसका उपयोग। ये वो चीज नहीं है। वायर, फ्यूज वायर नहीं आता? फ्यूज वायर किसका बना होता है? सोल्डर का। तो लिख दो फ्यूज तार। फ्यूज तार बनाने में, मेकिंग ऑफ फ्यूज वायर। एक छोटी सी हेडिंग और लगा दो, ई मिश्र धातु। ई मिक्स्ड मेटल। हाँ, कौन सी मिश्र धातु है ये? पहली बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो ना? एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी कि अखबार में कभी भी रोटियां प्लेट के नहीं खानी चाहिए। क्या? कार्बन कैंसर का कारण बनती हैं। क्यों? स्याही में क्या पाया जाता है? ये वही है। किसकी मिश्र धातु है रे? पीबी प्लस एस एन और प्लस एस बी, प्लस एस बी। एस बी क्या होता है रे? पहली बार नाम सुना है? एंटीमनी। एस बी का नाम क्या है? एंटीमनी। एस एन तो टिन है ही। ये टिन अभी लिखवाया नहीं था यहाँ। लेड प्लस टिन प्लस एंटीमनी। यदि नाम नहीं पता और तो नाम लिखना रे, एंटीमनी। एंटीमनी लिख दो इसके नीचे। लिख देना इसका उपयोग प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। इसका उपयोग प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है। इसी कारण, इसी कारण, इसी कारण अखबार में लपेटकर भोजन नहीं खाना चाहिए। अखबार में लपेटकर भोजन नहीं खाना चाहिए। नोट, नोट नहीं, क्वेश्चन, क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिखो।
लेड, जिंक, चांदी और टिन। लेड कोमा जिंक कोमा चांदी और टिन में सबसे कम गलनांक किसका है? लेड कोमा जिंक कोमा चांदी और टिन में सबसे कम गलनांक किसका है? सोचो। आप लेड बोल रहे हो ना? लेड को खोलो, अभी जो लिख के है वो खोलो वापिस। एक बार पीछे जाओ तो एक चीज का सॉल्यूशन करते हैं अभी। और मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कवाड लेड में नहीं, क्या नाम है आपका, सिलिका में लिखवाई थी वो तो। इसमें सबसे कम होता है रे टिन का। आंसर लिख दो टिन, और इसको लिख दो 2021 सीजीएल ट्राइफस्ट। सीजीएल ट्राइफस्ट। क्या आप लगभग अब इन इन इस क्वेश्चन को मैंने आज इसलिए लिखवाया कि आप लगभग सारे धातुओं क्या लगने अब जानने लग गए हो कि कौन सी क्या है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ लिखवाया है। अगला क्वेश्चन लिखो रे, क्वेश्चन नहीं अगला पॉइंट लिखो। एक छोटा सा नाम लिख दो, कार्बोरंडम। कार्बोरंडम। और लिख दो सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम। सिलिकॉन कार्बाइड का फॉर्मूला ऐसा ही C2। अरे रुक जाओ रे एक बार, दिमाग मतलब वो एक्स्ट्रा तुम्हारा फेल हो गया दिमाग। वैलेंसी किस में होती है, प्लस में कि माइनस में? सिलिकॉन की। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन देता है कि लेता है? सिलिकॉन की। और कार्बन की? ये देगा और ये लेगा। चार एक्स्ट्रा बच रहे हैं। क्यों चार ले नहीं सकता के? तो इसका फॉर्मूला बनेगा SiC। हाँ, एक क्वेश्चन लिखो रे अगला और लास्ट। द्रव अवस्था से, नीचे से थर्ड लाइन, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर, हाँ ये गलत इसलिए तो होते हैं क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो पूरा। द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जाने पर धातु का प्रसार होता है या नहीं? धातु का प्रसार होता है या नहीं?
कहने का अर्थ है इस पात्र में लिक्विड फॉर्म में क्या पाई जा रही है रे, एक मेटल है। मैंने इसको ठंडा किया और किस फॉर्म में लेके आ गया हूं, एक सॉलिड फॉर्म में लेके आ गया हूं। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप इसको यहां से ऐसे शिफ्ट किया तो क्या धातु क्या प्रसार हुआ? पहले तो ये बताओ रे, प्रसार का अर्थ क्या होता है? फैलना। क्या धातु फैली? नहीं फैली ना, जैसी थी वैसी की वैसी रह गई। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई लिक्विड फॉर्म से कोई मेटल किस में आती है रे, सॉलिड फॉर्म में आती है, तो उसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो फैलती नहीं है। तो आंसर लिख दो, प्रसार नहीं होगा। हेडिंग लगा दो, समूह 15, ग्रुप 15। ग्रुप 15 इनका एक नाम लिख देना रे, पिनकोजेंस। पिनकोजेंस। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। क्यों बेट बग? पता है मेरे को आज इंग्लिश की क्लास नहीं है। किसकी? अब यार सारी कोचिंगों के ठेके तो मैंने तो ले नहीं रखे। लास्ट लिख दो ये, 7, 15, 33, 51, 83, 83। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम लिख लोगे तो मैं छोड़ दूं? लिख लोगे ना? अरे मैं बताऊं क्या करना है, ग्रुप 14 वाला निकालो एक बार, ग्रुप 14 वाला निकालो एक बार। निकाल लिया? उसके अंदर पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। बाकी सारा का सारा ऐसा लिख दो, बस उसको P3 कर दो। वहां जहां P2 लिखा है ना, वहां यहां क्या कर देना, आपको P3 कर देना। बाकी डिट्टो का डिट्टो उतार दो, लास्ट वाला। 14वें ग्रुप खोलो,
और 14वें ग्रुप में जहां आपने P2 लिख रखा है वहां क्या कर दो, सारे के सारे P3 कर दो, बाकी कुछ नहीं करना है। हाँ, लो मैं लिख ही देता हूं, हीलियम 2s2 2p3, यहां 3s2 3p3, यहां 4s2 4p3, लेकिन यहां पहले कौन आएगा, 3d10। अरे ये लिखो पहले हीलियम, ये नियोन, यहाँ ऑर्गन, यहाँ कौन आएगा, क्रिप्टॉन, और यहाँ कौन आ जाएगा, जेनॉन। तो इसमें कौन आएगा, 4d10 5s2 5p3, और यहाँ क्या हो जाएगा, पहले 4f14 5d10 6s2 6p3, ये लो। बाकी बात करेंगे कल।